अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा, रीति काव्य, परिस्थितियां और प्रवृत्तियां। देखो एक चीज बताऊं, रीति काव्य को लेकर के एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन 100% आएगा, तो रीति काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आखिर रीति काव्य क्या है। हिंदी साहित्य में रीति काव्य चला है, आप लोग कह सकते हो कि 1700 से लेकर के, कब से, 1700 से लेकर के 1850 तक रीति काव्य चला है। क्या रीति काव्य चला है? रीति काव्य का जो समय है 1700 से लेकर के 1850 तक चला है। यानी हिंदी साहित्य में जो रीति काव्य है ये कह सकते बहुत महत्वपूर्ण है। रीति काव्य को रीति काव्य या श्रृंगार युग भी कहा जाता है, क्योंकि रीति काल में अगर आप देखोगे ज्यादातर श्रृंगार की कविताएं, प्रेम और प्रेम की जो कविताएं थी, ज्यादातर कविताएं कब लिखी गई भाई मेरे? रीति काव्य में। रीति काव्य को कह सकते कि रीति काव्य के जो कवि थे ना, वो अलंकारों का प्रयोग करते थे, रसों का प्रयोग करते थे, काव्य शास्त्रों का प्रयोग करते थे और श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। तो उसे हम भाई मेरे रीति काव्य कहा जाता है। यानी रीति काव्य का मतलब आप ऐसे लगा सकते हैं कि जिस युग में कवियों ने श्रृंगार को लेकर के, प्रेम को लेकर के, नायक नायिका के भेद को लेकर के कविताएं लिखी, वो रीति काव्य है। रीति काव्य के कवियों ने अलंकारों का, रसों का, छंदों का, इसका क्या है सबसे ज्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, अगर हम रीति काव्य की बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं रीति काव्य किसे कहते हैं, रीति काव्य की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। रीति काव्य वह काव्य है जिसमें नियमों के अनुसार, यानी कविता लिखने का तौर तरीका है भाई रीति काव्य में, यानी एक रीति है। रीति यानी क्या? रीति, नियम, कानून, परंपरा, उसके आधार पर कविता लिखी जाए। रीति काव्य में अगर मैं बात करूं, रीति काव्य में रसों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, नायक नायिका का भेद और श्रृंगार का प्रमुखता से वर्णन किया गया है। रीति काव्य के जो कवि हैं ज्यादातर भाई मेरे दरबारी कवि हैं। दरबारों में क्या करते थे? राजा की प्रशंसा करते थे और नारी की सुंदरता का वर्णन रीति काव्य के कवियों ने किया है, क्योंकि ये सौंदर्य, प्रेम का वर्णन खूब करते रीति काव्य के कवि। रीति काव्य के ज्यादातर जो कवि हैं ये दरबारों में रहे हैं, इसलिए अगर आप देखेंगे ज्यादातर इन्होंने, जो इनके राजा थे उनकी प्रशंसा में इन लोगों ने खूब सारे काव्य लिखे हैं। अगर मैं रीति काव्य की बात करूं तो रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का मतलब होता है भाई कि रीति काल में किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी, या रीतिकालीन जो कवि हैं उन्होंने किस प्रकार की कविताओं का लेखन किया है। तो अगर मैं बात करूं तो रीति काव्य में सबसे पहले श्रृंगार रस की, क्या? श्रृंगार रस। श्रृंगार का मतलब तो भाई मेरे प्रेम को लेकर के। रीति काल के जो कवि हैं उन्होंने खास तौर से श्रृंगार यानी संयोग और वियोग, यानी प्रेम और जो नायक नायिका में भाई मेरे जब प्रेम होता है तो प्रेम को लेकर के, और जब दोनों बिछुड़ जाते हैं तो इसको लेकर के वर्णन रीति काल के कवियों ने खूब किया। जैसे रीति काल के कवि नायक नायिका यानी जिसको बोलते हैं हीरो हीरोइन या प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, उनके प्रेम का वर्णन रीति काल के कवियों ने किया है। नायक नायिका के सुंदरता का वर्णन, उसकी नाक कैसे है, उनके कान कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, इसको लेकर के। मिलन और विरह को लेकर के, क्या है? मिलन और विरह को लेकर के कह सकते कि रीति काल के कवियों ने ज्यादातर यहां क्या किया है? कविताओं का लेखन किया है। मिलन को लेकर के या विरह को लेकर के ज्यादातर कविताएं लिखी गई हैं। जैसे अगर मैं रीति काल की बात करूं तो रीति काल में नायक नायिका के भेद, भाई नायक में और नायिका में किस प्रकार का अंतर होता है। जैसे नायिका अगर आप देखोगे तो कितने कैसे कपड़े पहनी है, उसके कैसे बाल हैं, कैसे गाल हैं, कैसे होंठ हैं, इसका वर्णन रीति काल के कवियों ने किया है। नायिका के सौंदर्य को लेकर के, नायिका को नायक कैसे मनाता है, हीरो को हीरोइन कैसे मनाती है, या हीरो हीरोइन को कैसे मनाता है, वो कैसे किस प्रकार से एक प्रकार से रूठ जाती है। नायक नायिका जो प्रेमी प्रेमिका होते भाई मेरे आपस में रूठ नहीं जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को मनाते हैं। तो इन सारी चीजों का वर्णन रीति काल के कवियों ने किया। अगला अगर जैसे बात करूं काव्य शास्त्रों का प्रभाव, रीति काल के जो कवि हैं उन्होंने अपनी कविताओं में रसों का प्रयोग किया। किसका भैया? रसों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, ठीक है,
या कह सकते हैं इन्होंने रसों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है। रीति का मतलब यानी इन्होंने एक नियम कानून, कविता लिखने का जो तौर तरीका है उस तौर तरीके से कह सकते हैं इन लोगों ने अपनी कविताओं को लिखा है। रीति काल के कवियों ने अपनी कविताओं में अलंकार का बहुत प्रयोग किया। क्या है? रीति काल के कवियों ने अपनी कविताओं में क्या भैया? अलंकार, अलंकार का प्रयोग। जैसे रीति काल के जो कवि हैं उन्होंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का कह सकते कि रीति काल के कवियों ने खूब प्रयोग किया है। यानी रीति काल के जो कवि हैं लगभग इसी प्रकार की क्या करते भाई मेरे? कविताएं लिखते हैं। ठीक है। अगर मैं रीति काल के कवियों की बात करूं तो रीति काल के कवि भैया दरबारी कवि हैं। तो इन लोगों ने दरबार की राजनीति और राजा की प्रशंसा को लेकर के इन्होंने खूब सारी कविताएं लिखी हैं। क्योंकि रीति काल के जो कवि होते हैं उनकी कविताओं में राजा की प्रशंसा, राजा की बड़ाई, राजा की जो तारीफ है वही हम लोगों को ज्यादातर देखने को मिलती है। अगला अगर मैं बात करूं रीति काल के कवि कैसे कविता लिखते हैं, नारी की सुंदरता का वर्णन खूब किया रीति काल के कवियों ने। अगर मैं रीति काल के कवियों की बात करूं तो इन्होंने नारी की सुंदरता, नारी के प्रेम और नारी की आंतरिक सुंदरता यानी उसका मन कैसा है, उसका भाव कैसा है, नारी कितनी दयालु है, कितनी ममता है, उसमें कितना प्रेम है, इन सब चीज का वर्णन रीति काल के कवियों ने किया। नारी के सौंदर्य और बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता दोनों की सुंदरता का वर्णन कह सकते हैं रीति काल के कवियों ने किया है। रीति काल के जो कवि हैं वो खास तौर से ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। भैया कौन सी भाषा में कविताएं लिखी गई रीति काल में? ब्रज भाषा का प्रयोग रीति काल में खूब रहा है। और इन लोगों ने अगर रीति काल के कवि जो है ना, राजाओं के जो नियम कानून है और रीति काल में कह सकते कि ईश्वरीय भक्ति को लेकर के भी कविताएं लिखी गई। ऐसा नहीं सिर्फ हमेशा प्रेम को लेकर के और श्रृंगार को लेकर के कविता लिखे। रीति काल के कवियों ने कह सकते कि प्रेम को लेकर के भी इन लोगों ने कविताएं लिखी हैं। तो रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं और आखिर रीति काव्य क्या है? इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता है। अगर आएगा तो जो मैंने आपको बताया यही आपको लिखना है। इसी में आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता भाई मेरे, रीति काव्य की परिस्थिति बताओ। यानी रीति काव्य के समय राजनीतिक परिस्थिति कैसे है, सामाजिक परिस्थिति कैसे है, साहित्यिक परिस्थिति कैसे है, सारी चीजें कैसे हैं। अगर मैं रीति काल की बात करूं या रीति काव्य जिस समय आगे बढ़ा या रीति काव्य में जो कविताएं लिखी गई उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अगर हम परिस्थिति की बात करें तो भाई सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। तो रीति काव्य में राजनीति कैसे है? तो रीति काव्य में आप लोग कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है और भारत में अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे आ रहा रीति काल में हमको दिखाई देता है। रीति काल में क्या है? राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो जो मुगल शासन है, मुगलों का पतन होता है, धीरे धीरे मुगल देश से जा रहे हैं और कह सकते कि भारत में छोटे छोटे राजाओं और नवाबों का उदय हो रहा है। रीति काव्य के जो कवि हैं इनको ज्यादातर राजाओं ने अपना आश्रय दिया, इसलिए राजा की प्रशंसा रीति काव्य के कवियों ने खूब किया है। रीति काव्य के कवि ज्यादातर इन्होंने राजाओं की प्रशंसा की है, राजा के प्रेम और उनका मनोरंजन का वर्णन किया है। रीति काव्य की अगर बात करूं तो रीति काव्य में राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे मुगल पतन की ओर बढ़े हैं और भारत में अंग्रेजी सत्ता आ रही है या अंग्रेजों का शासन आ रहा। कह सकते हैं राजनीतिक रूप से भारत में अंग्रेज धीरे धीरे काबिज होते चले जाते हैं और उन्होंने भारतीय कह सकते किसानों का, मजदूरों का, सबका शोषण किया है और भारत को कई तरह से लूटा खसोटा है, खासतौर से अगर बात करें। और भारत राजनीतिक रूप से कह सकते रीति काव्य में अलग अलग देशी रियासतों में या रजवाड़ों में बटा हुआ है। रीति काव्य के समय भारतीय समाज क्या है? अगर मैं समाज की बात करूं तो रीति काव्य का जो समाज है तो भाई समाज में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, जैसे रीति काव्य में अगर आप देखेंगे तो छुआछूत, ऊंच नीच का भेद समाज में बहुत है। समाज में अगर आप देखेंगे तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कई सारी जातियां हैं और कई प्रकार की जातियां व्यवसाय के आधार पर, जैसे सुनार, लुहार, बढ़ई, माली, दर्जी, जुलाहा, पासी, यानी जो लोग काम करते थे उसी प्रकार से उनकी जातियां हो गई। समाज में छुआछूत, समाज में जातिवाद, समाज में ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव में रीति काव्य में दिखाई देता है। रीति काव्य में शूद्रों की स्थिति बहुत खराब है और महिलाओं को समाज में कोई खास दर्जा नहीं है। अगर बात करें, लोग
अपनी अपनी जाति में ही शादी ब्याह करते थे। अगर मैं बात करूं जो रीति काव्य के समय समाज है, तो समाज में अगर आप देखो रीति काव्य में समाज में शुभ अशुभ, झाड़ फूक, टोना टोटका, ये सारा अंधविश्वासी समाज है। समाज में सती प्रथा, बलि प्रथा, रूढ़िवाद, इस प्रकार की परंपराएं समाज में खूब सारी विद्यमान है। रीति काव्य में अगर आप देखोगे तो लोग सती प्रथा इस समय चल रही है, ठीक है। समाज में शिक्षा नहीं है, समाज में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, उच्च वर्ग के लोग ही पढ़े लिखे हैं, निम्न वर्ग के लोग अभी भी कह सकते कि ज्यादातर अपना निरक्षरता यानी अनपढ़ता में जीवन बिता रहे हैं। रीति काव्य के समय हमारी संस्कृति कैसा है, तो रीति काव्य में अगर आप देखेंगे तो हमारे समाज में लोग भोग विलास में, अंधविश्वासों में, आडंबरों में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। धर्म में बड़े बड़े आडंबर, बड़े बड़े पाखंड, बलि प्रथा, सती प्रथा जैसे कह सकते रीति काव्य की सांस्कृतिक परिस्थितियों में हमको दिखाई देता है। रीति काव्य में अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं में कई प्रकार से कह सकते कि अलग अलग मत बन गए हैं, और हिंदू समाज कह सकते हो कि जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कई सारे संप्रदायों में बटा हुआ हमको दिखाई देता है। रीति काव्य में अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार से कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, इस प्रकार की भक्ति का उदय रीति काव्य में हम लोगों को देखने को मिलता है। समाज में हिंदू और मुसलमान के आधार पर अगर आप देखेंगे तो समाज हमें रीति काव्य में या रीति काल में बटा हुआ दिखाई देता है। तो रीति काल की या रीति काव्य की आपको सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और सांस्कृतिक परिस्थिति आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। रीति काव्य की परिस्थितियां बताओ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भाई मेरे आ सकता है और पूछा जा सकता है। अगर आएगा तो आपको यही लिख करके आना जो मैंने बताया, ठीक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा भाई मेरे, रीति काव्य के प्रमुख कवि। तो रीति काव्य के कौन कौन से कवि हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा जा सकता है कि रीति काव्य के कवियों के बारे में बताओगे। तो भाई रीति काव्य में 3 प्रकार के कवि हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। रीति काव्य में कई सारे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में श्रृंगार, अलंकार, नायक नायिका को लेकर के और राजाओं को कह सकते हो कि उनका गुणगान किया, राजाओं का। रीति काव्य में सबसे पहले जो कवि उनको बोलते हैं भैया रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। 3 प्रकार के रीति काव्य में कवि हैं। अगर मैं बात करूं रीतिबद्ध कवि कौन कौन किसको बोला जाता है, भाई जो कवि ना अपनी कविता में, देखो रीतिबद्ध कवि उनको कहते हैं, ध्यान सुना, रीतिबद्ध कवि उनको कहते हैं जिन कवियों ने अपनी कविताओं में रसों का, अलंकारों का, रीतियों का और गुणों का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है, या जो कवि अलंकारों के अनुसार, रसों के अनुसार, रीति और गुणों के अनुसार अपनी कविता लिखते हैं, वो रीतिबद्ध कवि हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो केशव दास रीतिबद्ध कवि हैं जिन्होंने कह सकते कि नायक नायिका के भेद और काव्य शास्त्र लिखे हैं। अगले हैं रीतिबद्ध कवि हैं विश्वनाथ, जिन्होंने रीति शास्त्र पर लिखा है। अगले रीतिबद्ध कवि हैं चिंतामणि, जिन्होंने कह सकते कि अलंकार शास्त्र का लेखन किया है। अगले रीतिबद्ध कवि हैं छत्तीस स्वामी, जिन्होंने अलंकारों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। तो भाई ये सारे क्या है, रीतिबद्ध कवि। अगले कवि होते भाई मेरे रीति मुक्त कवि। क्या होते हैं? रीति मुक्त वाला बताता हूं। रीति मुक्त कवि कह सकते जिन कवियों ने अपनी कविताओं में अलंकारों का, छंदों का या भावों का प्रयोग नहीं किया है, वो क्या होते भैया, रीति मुक्त कवि। यानी ऐसे कवि जो रीति काव्य के कवियों के अनुसार कविताएं नहीं लिखते हैं, उनको रीति मुक्त कवि कहा जाता है। तो रीति मुक्त कवि कौन है? जैसे बिहारी, ठीक है, बिहारी ने लगभग 700 दोहे लिखे हैं जिसमें श्रृंगार और नीति का समावेश है। रीति मुक्त कवि हैं अगला भैया देव, जिन्होंने श्रृंगार और अलंकार के माहिर माने जाते हैं। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, जिन्होंने श्रृंगार, वियोग और प्रेम के ऊपर लिखा है। घनानंद भी रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि हैं अगले भैया भूषण, जिन्होंने वीर रस का खूब वर्णन किया भूषण ने। अगले रीति मुक्त कवि हैं पद्माकर, जिन्होंने सौंदर्य और प्रकृति का चित्रण किया है। सारे कैसे हैं भैया? रीति मुक्त कवि हैं। अगला है रीति सिद्ध कवि। क्या होते हैं? रीति सिद्ध कवि। कह सकते कि भाई मेरे जिन कवियों ने रीति काल पर इनका तो प्रभाव पड़ा है,
लेकिन ये लोग रीति काल की जैसी कविताएं नहीं लिखते हैं, उन्हें हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के कवि हैं, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, और इसको लेकर के रीति काल के कवियों को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मुझे लगता है रीति काल के प्रमुख कवि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा भाई मेरे, भारतेंदु युग, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि बताओ। ठीक है भाई, भारतेंदु युग का जो समय है, भारतेंदु युग में जब कविताएं लिखी जा रही हैं तो उस समय कह सकते हैं कि किस प्रकार से पृष्ठभूमि है, उस समय का राजनीति कैसे, उस समय का समाज कैसे, उस समय का साहित्य कैसे है। अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भारतेंदु भैया भाई मेरे जिस समय कविता लिख रहा है ना, उस समय हमारे यहाँ पर 1857 की क्रांति हो चुकी है, और 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है भारतेंदु युग में हुई है। क्योंकि भारतेंदु युग जो है ना वो 1850 से लेकर के 1900 तक माना जाता है, क्योंकि 1857 में तो क्रांति हो गई है, तो 1857 जो है वो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि में आता है। और 1857 की भैया क्रांति में अगर आप देखोगे तो भारतेंदु युग के कवियों ने देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इस प्रकार की कविताएं खूब लिखी गई, क्योंकि 1857 की क्रांति में हमारे क्रांतिकारियों को जगाने के लिए भारतेंदु युग की शुरुआत है। तो भारतेंदु युग की जो कविताओं देखोगे, उन कविताओं में नव जागरण, राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, इस प्रकार की पृष्ठभूमि है। तो भारतेंदु युग जब शुरू हुआ उस समय भारत में कह सकते 1857 का संघर्ष है, और 1857 की क्रांति में कह सकते हो कि क्रांतिकारियों को उनमें जोश या ऊर्जा भरने के लिए भारतेंदु युग में कवियों ने इस प्रकार की कविताएं लिखी। अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भारतेंदु युग में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां कैसे हैं। तो अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भाई मेरे भारतेंदु युग में राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां ही हम लोग पढ़ रहे हैं। राजनीतिक अगर मैं बात करूं तो 1857 की क्रांति हो चुकी है भारतेंदु युग में, और अंग्रेजी शासन भारत में विद्यमान है भारतेंदु युग में, और अंग्रेज जो हैं वो भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। भारत की सामाजिक और आर्थिक नीति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। भाई अगर आप देखो भारतेंदु युग में अंग्रेजों का शासन है, और अंग्रेज हमारे यहाँ किसानों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, और कह सकते कि भारत को पूरी तरीके से उन लोगों ने लूटा खसोटा। अगर मैं भारतेंदु युग की बात करूं तो भारतेंदु युग के में कवियों ने आजादी को लेकर के भावना लोगों में जगाने का प्रयास किया, क्योंकि भारतेंदु युग के समय भारत गुलाम है, और गुलाम भारत में कह सकते कि भारतेंदु युग के कवियों ने कह सकते एक प्रकार से देशभक्ति या राष्ट्रवादी कविताएं लिखी। भारतेंदु युग में कह सकते हो कि प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है, और अंग्रेज पूरी तरीके से भारत में स्थापित हो जाते हैं भारतेंदु युग में। और भारतेंदु युग में कह सकते मुगलों का पतन होता है, और भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है। और अंग्रेजी शासन कैसा शासन भैया, शोषणकारी शासन है, जिन्होंने भारत के लोगों का शोषण किया, दमन किया। ठीक है, और भारतीय जनता को कितना परेशान किया, इस देश को लूटा खसोटा। यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर छोटे छोटे जो राजा थे उनको आपस में लड़ा करके अंग्रेजों ने फायदा उठाया और भारत को गुलाम बना लिया। तो भारतेंदु युग के समय कह सकते राजनीतिक परिस्थितियां हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा है। तो भाई भारतेंदु युग के समय समाज कैसा है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा है। तो भारतेंदु युग में अगर बात करूं तो भारतीय जो समाज है ना, वो जाति पाति, भेदभाव, बाल विवाह, सती प्रथा, इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों में जकड़ा हुआ है। भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे तो हमारा जो समाज है वही समाज में जाति पाति है, समाज में छुआछूत है। ठीक है, दलितों के साथ एक प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, समाज में पर्दा प्रथा है, महिलाएं जो पर्दा करती हैं, घूंघट रखती हैं, पर्दा प्रथा है, समाज में बाल विवाह है, समाज में स्त्री शिक्षा जैसी बुराइयां समाज में फैली हुई हैं। भारतेंदु युग में अगर मैं बात करूं तो कई सारे लोगों ने समाज सुधार का भी काम किया।
भारतेंदु युग में अगर आप देखोगे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों ने समाज को इन सामाजिक बुराइयों दूर करने की बात की। जैसे भारतेंदु युग में अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज में शराब, मांस, इन चीजों पर प्रतिबंध, धर्म तथा ईश्वर के प्रचार प्रसार को लेकर के भारतेंदु युग में तदीय समाज की स्थापना की गई है। तो भारत में जो सामाजिक बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों के लिए भारतेंदु युग में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी जैसे समाज सुधारकों ने समाज सुधार की बात की। भारतेंदु युग में अगर मैं बात करूं तो जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उन्होंने सामाजिक बुराइयों को लेकर के लिखा। समाज में जो भ्रष्टाचार है, समाज में जो कह सकते हो कि हिंदू मुसलमान को लेकर के जो संघर्ष है, उस पर भारतेंदु युग में समाज ऐसा है, यानी कह सकते हैं भारतेंदु युग में जो हमारा समाज है दो धर्मों में बट चुका समाज है। भारतेंदु युग में स्त्रियों की समस्या बड़ी खराब है। स्त्रियों को कह सकते भैया बाल विवाह और सती प्रथा जैसी चीजें चल रही हैं, और कह सकते कि सती प्रथा और बाल विवाह पर केशव चंद्र सेन ने प्रयास किया और सरकार ने कह सकते कि भाई मेरे बाल विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर मैं बात करूं भारतेंदु युग में कह सकते भाई साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है, तो भारतेंदु युग में अगर साहित्य की बात करूं तो इस समय जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि भारतेंदु युग के कवियों ने, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम है, तो भारतेंदु युग के कवियों ने देशभक्ति, राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम को लेकर के इन्होंने कविताएं लिखी। भारतेंदु युग के कवियों ने ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और भारत में जो सामाजिक समस्याएं हैं और अंग्रेजों का जो शोषण दमन है उसके खिलाफ भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास भारतेंदु युग के कवियों ने किया। तो भाई भारतेंदु युग की कह सकते कि जो पृष्ठभूमि है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन भाई मेरे आपके एग्जाम में आ सकता है। पृष्ठभूमि आएगा तो आपको यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा आपके एग्जाम में भाई मेरे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां बताओ या भारतेंदु युग की विशेषता बताओ, कि भारतेंदु युगीन जो हिंदी साहित्य है उसकी विशेषता बताइए, या भारतेंदु युगीन जो साहित्य है वो कैसा साहित्य है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य की विशेषता, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसमें इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछेगा इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि भारतेंदु युग में जो कवि हैं उन्होंने किस प्रकार की कविताएं लिखी हैं। तो भाई मेरे भारतेंदु युग में कैसी कविताएं लिखी जा रही थी इसको बताता हूं मैं पॉइंट वाइज, ध्यान देखिएगा। भारतेंदु युग में देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति को लेकर के कविता लिखी गई। क्या भारतेंदु युग में देश प्रेम, राष्ट्र भक्ति को लेकर के, यानी भारतेंदु युग में कह सकते भाई हमारा देश गुलाम है अंग्रेजों का, तो कह सकते कि क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए और भारतीय जनता को जगाने के लिए भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर के कविताएं लिखी है। भारतेंदु युग के कवियों ने भारत की दुर्दशा, भारत की गुलामी, भारत में किस प्रकार अंग्रेज शोषण दमन कर रहे हैं, इस शोषण और दमन को लेकर के उन कवियों ने कविताएं लिखी। भारतेंदु युग में अगर मैं बात करूं तो समाज सुधार को लेकर के कवियों ने खूब कविताएं लिखी, क्योंकि भारतेंदु युग में भारतीय समाज में बाल विवाह है, सती प्रथा है, दहेज है, इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को लेकर के भारतेंदु युग के कवियों ने खूब सारी कविताएं, क्योंकि भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने को लेकर के कह सकते कि भारतेंदु युग के कवियों ने भाई कविताओं को लिखा। क्योंकि भारतीय समाज में समाज सुधार को लेकर, क्योंकि भारतीय समाज में भैया हमारे यहाँ तो बाल विवाह होता था, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अंधविश्वास, अशिक्षा, ये सारी जो चीजें थी इनको जगाने को लेकर के भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक सुधार को लेकर के कविता लिखी। भारतेंदु युग में कह सकते जो कविताएं लिखी गई वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाई। भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी में कविताओं को लिखा गया। भारतेंदु युग के सबसे बड़ी विशेषता कि इस युग में खड़ी बोली हिंदी को स्थान मिला। भारतेंदु युग के कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और सरल और सहज भाषा और बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ। भारतेंदु युग के कवियों ने
धार्मिक सहिष्णुता को लेकर के, भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, धार्मिक उदारता को लेकर के, और सभी धर्मों को समान मानो और हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार का भेदभाव मत कीजिए, इस प्रकार की कविताएं भारतेंदु युग के कवियों ने लिखा। भारतेंदु युग के कवियों ने भैया प्रकृति चित्रण भी खूब लिखा। अगर मैं बात करूं ना तो भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति को लेकर के, जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, ऋतु, बसंत, वर्षा, इस प्रकार की कविताएं खूब लिखी। यानी भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो प्रकृति की जो सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन भारतेंदु युग के कवियों ने खूब किया। अगर बात करूं भारतेंदु युग के कवियों ने नाटक भी लिखे और गीत भी लिखे। जैसे भारतेंदु युग में अंधेर नगरी, चौपट राजा नाटक लिखा गया, भारत दुर्दशा नाटक लिखा गया। तो भारतेंदु युग के कवियों ने नाटक और कह सकते हो कि गीतों के जरिए भारत की जो समस्या है उस समस्या को दिखाने का प्रयास किया है। भारतेंदु युग के कवियों ने अपने कविताओं में रसों का, अलंकारों का, छंदों का खूब सारा प्रयोग किया। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज को जगाने को लेकर के, यानी ऐसी कविताएं लिखी जिससे जनता का कल्याण हो, जिससे जनता की भलाई हो, इस प्रकार की कविताएं लिखी गई। अगर मैं भारतेंदु युग के कवियों की बात करूं तो जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन, ये सारे भारतेंदु युग के कवि हैं। और भारतेंदु युग में देश प्रेम, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम, श्रृंगार को लेकर के, राष्ट्रीय चेतना को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं कह सकते कि भारतेंदु युग में लिखी जा रही थी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पता होना चाहिए भाई भारतेंदु युग के जो कवि हैं वो किस प्रकार की कविताओं का लेखन भारतेंदु युग में हो रहा था। तो भारतेंदु युग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। अगर आएगा तो जो मैंने बताई यही लिखना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां क्या रहेगा, द्विवेदी युग। ठीक है भाई, द्विवेदी युग की बात करें। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता द्विवेदी युग की, भाई मेरे साहित्यिक पृष्ठभूमि बताओ, तो जो मैंने आपको भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि बताई है वही आपको द्विवेदी युग में लिख देना है। क्योंकि भारतेंदु युग की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक पृष्ठभूमि है वो लगभग भारतेंदु युग से मैच करती है। ठीक है, सिर्फ आपको नाम बदल करके सेम टू सेम लिख देना है। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा ना, द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां बताओ। साहित्यिक प्रवृत्तियां का मतलब समझते द्विवेदी युग में कि भाई मेरे द्विवेदी युग के जो कवि हैं या जो द्विवेदी युग है उसमें किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही हैं, या द्विवेदी युग में जो कवि थे जो कविताएं लिखते थे उनके कविताओं के विषय क्या थे, किन किन विषयों पर कविताएं लिखी गई। इसी को बोला जाता है द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियां। यानी द्विवेदी युग में जो साहित्य लिखा गया उसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, किस प्रकार की कविताएं द्विवेदी युग में लिखी जा रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो द्विवेदी युग है ये 1900 से 1918 तक माना जाता है। 1900 से 1918 तक चलता है। ठीक है, द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का दूसरा आधुनिक चरण है जिसे सुधार युग, यानी द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा समाज में सुधार हुए हैं, नव जागरण युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग का नाम हिंदी के संपादक या हिंदी के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। ये द्विवेदी का पूरा क्या नाम है, ये नाम भी पता नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये भैया मेरे सरस्वती नाम की एक पत्रिका चलती थी, मैगजीन थी। क्या थी ये, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे एक पत्रिका चलती थी, एक मैगजीन चलती थी जिसका नाम था सरस्वती पत्रिका। तो उसी सरस्वती नाम की पत्रिका में ये संपादक थे, पत्रकार थे। तो सरस्वती पत्रिका में ये खास से जो कविताएं छपती थी लगभग वही द्विवेदी युग की कविताएं कही जाती हैं। तो सरस्वती पत्रिका में भाई मेरे द्विवेदी युग की विशेषता क्या है, द्विवेदी युग के कवियों की साहित्यिक प्रवृत्ति। सबसे पहले द्विवेदी युग में कह सकते भैया भाई मेरे समाज सुधार को लेकर के, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं उनको लेकर के कविताएं लिखी गई। जैसे भारतीय समाज में छुआछूत है, अंधविश्वास है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, इस प्रकार की कविताओं को लिखा गया। यानी भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में कविताओं का लेखन किया गया या कविताएं सबसे ज्यादा लिखी जा रही थी। तो द्विवेदी युग में जो पोयम लिखी जा रही है, जो कविताएं लिखी जा रही है भाई मेरे, उसमें समाज सुधार को लेकर के, जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा,
इस प्रकार की कविताएं खूब लिखे जब भाई इनको बंद करो। अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं, द्विवेदी युग में देश प्रेम, राष्ट्रवाद, क्योंकि भाई देश उस समय गुलाम है ना, 1900 से 1918 तक इसमें गांधी भी आ चुके हैं, गांधी का आंदोलन भी चल रहा है। तो द्विवेदी युग में कह सकते कि देश प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के और देशभक्ति को लेकर के कविताएं लिखी गई। द्विवेदी युग के कवियों ने अंग्रेजी शासन की आलोचना की और अंग्रेजी शासन को लेकर के उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रवादी कविताएं लिखी। द्विवेदी युग के कवियों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया और भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास का गौरवगान किया। यानी द्विवेदी युग के कवि कहते हैं भैया भारत का इतिहास जो है ना वो बहुत बढ़िया है, भारतीय इतिहास की प्रशंसा की और भारतीय इतिहास को आधार बना करके द्विवेदी युग के कवियों ने कविताओं का लेखन किया। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते कि भाई मेरे सदाचार को लेकर के, नैतिकता को लेकर के कविताओं का लेखन किया। द्विवेदी युग के कवियों ने नीति के आधार पर, नियम और कानून को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी। भाई व्यक्ति में सदाचार, नैतिकता, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति में प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, दया होनी चाहिए। इस प्रकार के विषयों को लेकर के द्विवेदी युग के कवियों ने द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली में कविताओं का लेखन किया। ब्रज भाषा की जगह कह सकते हो द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया और द्विवेदी युग में कह सकते जो कविताएं थी वो खड़ी बोली हिंदी में सबसे ज्यादा लिखी गई। द्विवेदी युग के कवियों ने कह सकते भाषा की शुद्धता यानी शुद्ध भाषा में इन्होंने कविताओं को लिखा। द्विवेदी युग के कवियों ने प्रकृति चित्रण पर, भाई प्रकृति प्रेम पर, जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, इस प्रकार की कविताएं भी द्विवेदी युग में खूब लिखी गई। भाई प्रकृति को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे कवि प्रकृति प्रेमी भी थे, तो झील, झरना, नदी, पहाड़, इस प्रकार की कविताएं द्विवेदी युग में भी कह सकते भाई मेरे खूब लिखी जा रही हैं। द्विवेदी युग में कह सकते हास्य और व्यंग को लेकर के, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो हास्य व्यंग है, उसको लेकर के भी कविताएं द्विवेदी युग में लिखी जा रही है। हास्य व्यंग, श्रृंगार को लेकर के कविताएं भी द्विवेदी युग में लिखी गई। जिसे भाई श्रृंगार यानी प्रेम को लेकर के, प्रेम, सौंदर्य, नायक नायिका की सुंदरता का गुणगान भी द्विवेदी युग के कवियों ने किया है। द्विवेदी युग के कवियों में कह सकते भक्ति की कविताएं भी कुछ लिखी। कुछ ऐसे कवि थे द्विवेदी युग में जिन्होंने भक्ति, जैसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और क्योंकि कुछ कवियों पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी है, तो राम और कृष्ण की भक्ति भी द्विवेदी युग के कवियों ने काफी कुछ लिखा है। द्विवेदी युग के कवियों ने खासतौर से समाचार पत्रिका निकालते थे, तो इन लोगों ने जैसे सरस्वती पत्रिका है, नागरी पचारणी पत्रिका है, इन पत्रिकाओं में कह सकते द्विवेदी युग के कवियों ने अपनी ज्यादातर कविताओं का संपादन किया। नारी के सौंदर्य को लेकर के और नारी का गुणगान द्विवेदी युग में खूब हुआ। भाई नारी का सम्मान कीजिए, नारी की आंतरिक सुंदरता, महिलाओं की जो बाहरी सुंदरता है, नारी को लेकर के द्विवेदी युग के कवियों ने, भाई महिलाओं को किस प्रकार से पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, महिलाएं किस प्रकार से समाज में पिछड़ी हुई हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर के कविताएं द्विवेदी युग के कवियों ने लिखी। तो भाई द्विवेदी युगीन साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या है और द्विवेदी युग में कह सकते किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही, तो मैंने आपको बताया। द्विवेदी युग में कह सकते भाई राष्ट्रवाद, देश प्रेम को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, नायक नायिका के प्रेम को लेकर के, प्रकृति चित्रण को लेकर के, और द्विवेदी युग के कवियों ने इतिहास को आधार बना करके खूब लिखा। जैसे अगर बात करूं, जैसे मुगल काल या कह सकते हो कि मौर्य काल और गुप्त काल को लेकर के, मौर्य काल को लेकर के, गुप्त काल को लेकर के, क्योंकि द्विवेदी युग के जो कवि हैं ज्यादातर कह सकते हैं जी हिस्ट्री, इतिहास को आधार बना करके कविता खूब लिखता ना, क्योंकि इसका इतिहास से बड़ा लगाव रहा है इन लोगों का, तो इतिहास को आधार बना करके, हिस्ट्री के आधार पर ये लोग ज्यादातर कविताओं का लेखन करते हैं। तो द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग को लेकर के अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जो मैंने बताया है यही लिख करके आना। और मुझे लगता है द्विवेदी युग या भारतेंदु युग में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई मेरे, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट होगा। ठीक है, चैप्टर देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा, हिंदी कहानी का विकास। भारत में कहानियां कैसे लिखनी शुरू हुई और किस प्रकार से कहानी का दौर भारत में शुरू होता, कहानी लेखन का। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भाई मेरे कि प्रेमचंद से पहले कैसी कहानियां लिखी गई, प्रेमचंद के टाइम यानी प्रेमचंद के समय में किस प्रकार से कहानियां, प्रेमचंद युग में कैसी कहानियां लिखी गई, और प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद, यानी जब प्रेमचंद भाई मेरे नहीं रहे, गुजर गए, ठीक है,
तो उनके बाद कैसी कहानियों का शुरुआत की गई। तो भारत में हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं तो भारत में जो कहानी का लेखन है वो कह सकते कि बहुत पुराना है, और भारतीय ग्रंथों में, दंत कथाओं में हमें बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। अगर मैं भारत में कहानियों की बात करूं तो हमारे यहाँ पर पंचतंत्र की कहानी, विष्णु शर्मा की जो कहानी है, आप सबने पंचतंत्र की कहानी खूब सुनी होगी, जिसमें विष्णु शर्मा ने लिख रखा। भारत में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और पंचतंत्र जैसी कहानियां और कथाएं भारत में काफी फेमस रही। अगर मैं भारत में कहानी की बात करूं, जैसे कादंबरी, दशम कुमार, बैताल 25, सिंहासन 32 जैसी कहानियों के जरिए कह सकते हैं भारत में कहानी का जन्म हुआ है। भारत में जो कहानियां रही वो किस्सा और कहानी में अंतर स्पष्ट है। कह सकते हैं यह विवाद है कि कहानी का जन्म मनुष्य के साथ हुआ है या मनुष्य के जन्म के बाद कहानी को लिखा गया। भारत में पहले जो कहानियां थी वो लिखी नहीं जाती थी, यानी वो सिर्फ एक प्रकार से अलिखित कहानियां होती थी। बाद में जब लिखने की शुरुआत हुई तब कहानियों को कह सकते कि भारत में लिखा जाने लगा। भारत में पहले जो कहानियां होती थी वो किस्से और कहानियों में सुनाई जाती थी, जैसे दादी नानी उनको सुनाती थी। जैसे भारत में अगर आप कहानियां सुनेंगे तो भारत में पशु पक्षी की कहानी, परी की कहानी खूब चली है भैया, भूत प्रेत की कहानी हमारे यहाँ पर खूब फेमस होती थी। तो इस प्रकार से कह सकते भारत में कहानी का दौर शुरू हुआ। भारत में कहते हैं कि कहानी जो है प्राचीन और मध्यकाल में भी खूब रही। अगर हम बात करें तो भारत में कौतूहल या कोई घटना घट जाती है तो उसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं। इस प्रकार से कह सकते कि भारत में कहानियां चली और कहानियों का दौर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में जो कहानियां लेखन का दौर हुआ और किस प्रकार से भारत में कहानियां लिखी गई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे भारत में 1803 में रानी केतकी की कहानी लिखी गई। किसको, इस कहानी को किसने लिखा? इंसा अल्लाह खान ने, कह सकते इंसा अल्लाह खान ने 1803 में रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी रही। उसके बाद अगर मैं भारत में बात करूं तो नायिका को लेकर के, भूत प्रेत को लेकर के, तंत्र मंत्र को लेकर के, जादू टोना को लेकर के, इस प्रकार की कहानियां खूब रही और रानी केतकी की कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी में से एक रही। अगर मैं रानी केतकी की कहानी के बाद की बात करूं तो भारत में अगर आप देखोगे तो देवरानी जेठानी की कहानी, ये 1870 में पंडित गौरी दत्त ने लिखा। क्या देवरानी जेठानी की कहानी क्या थी? ये 1870 में लिखी गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी गई। क्या एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधव राव सापरे की कहानी रही। तो भारत में रानी केतकी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, या कह सकते इस प्रकार से भारत में कहानियों का एक दौर शुरू होता। और भारत में जो कहानी लिखने का, सुनाने का जो दौर है वो किस्सों के जरिए शुरू हुआ, जिसे आप हमारी दादी नानी सुनाती। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो भारत में 19वीं शताब्दी में जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना तब कह सकते कि वहां पर बैताल 25 कहानी, प्रेम सागर की कहानी, चंद्रावती की कहानी, इस प्रकार से बहुत सारी कहानियों का अनुवाद किया गया। जैसे अगर मैं बात करूं माधव विलास की कहानी, नीति कथा की कहानी, बादल राग की कहानी, इस प्रकार से कह सकते बहुत सारी कहानियां जो भारत में पहले लिखी गई थी उन कहानियों का अनुवाद भी किया गया। जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे ने राजा भोज का सपना की कहानी लिखी, राजा भोज की कहानी, या सूरजपुर की कहानी, कथा सागर की कहानी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग कि भारत में कहानी लिखने का एक दौर जो शुरू हुआ वह आज भी जारी है। अगर मैं भारत में कहानियों की बात करूं तो जैसे इंदुमती की कहानी, क्या है? इंदुमती की कहानी 1900 में लिखी गई। गुलबहार की कहानी 1902 में लिखी गई। प्लेग की चुड़ैल, प्लेग एक बीमारी होती भाई मेरे, प्लेग को चुड़ैल माना जाता था, तो प्लेग की चुड़ैल की कहानी, 11 वर्ष के समय की कहानी, दुलारी बाई की कहानी। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते जैसे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी या इंदुमती की कहानी जो है वो कह सकते कि अंग्रेजी कहानियों से बिल्कुल हमें विपरीत दिखाई देती हैं। भारत में जो कहानियां हैं उसमें हृदय परिवर्तन की कहानी,
अगर आप देखेंगे भारत में जो कहानियां है अगर आप उसमें देखेंगे, अगर कोई विलन है, अगर कोई क्रूर व्यक्ति है, तो एक समय के बाद कहानी में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। गुंडा, बदमाश, मवाली कोई व्यक्ति हो, वो एक समय जाकर के बदल ही जाता है। तो भारत में जो कहानियों का दौर रहा वो हृदय परिवर्तन की कहानी है। ये ऐसी कहानियां हमें बाहर नहीं दिखाई देती। खास तौर से अगर मैं बात करूं, जैसे शेक्सपियर की कहानियां हैं, या ब्रिटेन में जो कहानियां लिखी गई, जो अंग्रेजी में कहानियां लिखी गई, वो कहानियों से बिल्कुल अलग कह सकते हैं कि भारत में कहानियों का दौर रहा। भारत में अगर मैं कहानियों की बात करूं तो जैसे भारतीय कहानी में देखोगे तो सुखद मिलन है। अगर आप भारतीय कहानियों को देखोगे तो इसमें लास्ट में या अंत में कह सकते भाई मेरे प्रेमी प्रेमिका हों, या माँ बाप हों, या बच्चे हों, वो मिल ही जाते हैं, यानी हैप्पी एंडिंग जिसे बोलते हैं। यानी कहानी का जब अंत होता है तो कहानी का सुखद अंत भारतीय कहानियों की खासियत रही है। लेकिन अगर हम उसी की विपरीत बात करें और विदेशी जो कहानियां रही हैं, अंग्रेजी कहानियां जो रही हैं, या जो ब्रिटेन या यूरोप की कहानियां रही हैं, उसमें विरह की कहानी, उसमें दुख और तकलीफ की कहानी है, अंत में लोग बिछुड़ जाते हैं, उनका मिलन नहीं हो पाता है। तो भारतीय कहानियों की अगर हम बात करें तो हृदय परिवर्तन की कहानी है, सुखद मिलन की कहानी है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय कहानियों की एक हमें परंपरा देखने को मिलती है कि भारत में किस प्रकार से कहानियों का दौर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में जो कहानी की शुरुआत और सबसे बड़े कहानीकार हैं भाई मेरे प्रेमचंद। हिंदी में कहानी का जो दौर शुरू हुआ 1915 में आकर के तेज गति से हुआ, और कह सके भारत में प्रेमचंद ने यथार्थवादी कहानी लिखने, यथार्थ यानी सामाजिक जो सच्चाई, रियलिटी, यानी पहले कहानी जो थी हो सकते है भाई काल्पनिक कहानी हो सकती थी, बना करके किसी ने कहानी वानी लिख दी हो, लेकिन कह सकते कि जब प्रेमचंद आते हैं तब उन्होंने कह सकते कि भारत में जो कहानियां लिखी गई वो सामाजिक सच्चाई को बयां करने वाली कहानियां लिखी गई। जैसे प्रेमचंद ने दलित समाज को, शोषित वर्ग की कहानियां लिखी, किसानों की कहानी, मजदूरों की कहानी, या कह सकते कि प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में सामाजिक व्यंग और सामाजिक यथार्थ की जैसी कहानियों की शुरुआत किसने की? प्रेमचंद ने की। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं तो प्रेमचंद ने एक प्रकार से सामाजिक सच्चाइयों को, जो समाज की हकीकत है, उसको उन्होंने अपनी कहानियों को में दिखाया। जैसे पूस की रात की कहानी, ठाकुर के कुआं की कहानी, कफन की कहानी, ये प्रेमचंद की ऐसी कहानियां हैं जो बहुत फेमस हुई और जिनमें कह सकते कि वर्णन है, घटनाएं हैं, जिसके जरिए प्रेमचंद जी ने ऐसी कहानियों को लिखा है। प्रेमचंद ने कह सकते भैया 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं। 1908 से लेकर के 1915 तक जो प्रेमचंद है, ये पहले प्रेमचंद भाई मेरे उर्दू में कहानी लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया। जैसे प्रेमचंद की कहानी साजरे वतन जो है बाद में हिंदी में प्रेम पचीसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद ने 1915 में पहली कहानी सौत लिखी। प्रेमचंद की कहानी की इतनी कला है कि प्रेमचंद ने मनोवैज्ञानिक कहानी, सामाजिक कहानी, या समाज में जो महिलाओं को लेकर के, या कह सकते कि समाज में जो शोषण है, जो दमन है, इस प्रकार की कहानियां प्रेमचंद की खूब हैं। प्रेमचंद की कहानियों में अगर मैं बात करूं तो भेदभाव को लेकर के, किसानों को लेकर के, दलितों को लेकर के, या जो शोषित वर्ग है और सामाजिक समस्याओं की कहानियां प्रेमचंद की रही। जैसे अगर मैं प्रेमचंद की कहानी बताऊं, जैसे कफन है, पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, ये ऐसी कहानियां प्रेमचंद जी की रही जिन्होंने सामाजिक सच्चाई या सामाजिक यथार्थ को लिखा है। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं, ये भी एक बड़े कहानीकार हैं जिन्होंने 1911 में छाया नाम की कहानी लिखी। अगर मैं जयशंकर प्रसाद जी की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप की कहानी, जिसमें चंपा का और बुद्ध के प्रेम की बात करते हैं, जिसे कह सकते कि जयशंकर प्रसाद जी ने सैंडविच या गुंडा या मधुआ जैसे इन्होंने कहानियां लिखी। जिसे विशंभर नाथ शर्मा जो हैं, ये भी बहुत बड़े कहानीकार माने जाते हैं। इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी, जैसे इन्होंने बाल विवाह को लेकर के, पर्दा प्रथा को लेकर के, दहेज को लेकर के, इन्होंने ताई और पगली जैसी कहानियां लिखी। सुदर्शन एक बड़े कहानीकार माने जाते हैं जिन्होंने सत्य को लेकर के, हृदय परिवर्तन को लेकर के सुदर्शन लिखते हैं। जैसे हार की जीत एक हृदय परिवर्तन की कहानी है, जिसमें डाकू जो है उसका भैया पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो जाता। बाबा भारती जो हैं, उनका घोड़ा डाकू लुट्टन सिंह है, लुट्टन या लट्टन सिंह है, ऐसे मुझे नाम याद नहीं रहा, जो हार की जीत कहानी है, ये सुदर्शन की कहानी है। तो इन्होंने भी कह सकते प्रेम को लेकर के,
करुणा को लेकर के, और हृदय परिवर्तन की कहानी की भाई कितना भी गुंडा बदमाश हो, बाद में कहानियों में उसका हृदय बदल ही जाता है, वो भी भला आदमी बन जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कहानियां, जैसे जैनेंद्र की कहानी, जैनेंद्र भी एक बड़े कहानीकार माने जाते हैं। इनकी कहानियों में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जैसे हत्या कहानी लिखी है या इन्होंने नारी की मर्यादा कहानी लिखी है। तो जैनेंद्र ने सामाजिक समस्याओं के ऊपर, परिवारों को लेकर के इस प्रकार की कहानियां, जैनेंद्र कुमार की कहानियां भी बड़ी फेमस रही। तो भाई भारत में हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि भाई मेरे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है हिंदी कहानी को लेकर के। जैसे पूछेगा प्रेमचंद युग की कहानी या प्रेमचंद के बाद कैसी कहानियां। और भारत में हिंदी कहानियां जब बात करें, जो जो मैंने कहानियों का नाम लिया, जैसे जैसे मैंने बताया है, यही आपको एग्जाम में लिखना है। प्रेमचंद की बात करूं भाई, जब प्रेमचंद नहीं रहे तो किन लोगों ने कहानी लिखी, जैसे अज्ञा ने कहानी लिखी, यशपाल ने कहानी लिखी। प्रेमचंद के बाद अज्ञा ने समाज को लेकर के और नारियों को लेकर के कहानी लिखी। जैसे इलाचंद ने प्रेमचंद के बाद कहानियां लिखी हैं, प्रेमचंद के बाद ये कहानीकार में आती हैं। यशपाल जो हैं वो बड़े कहानीकार माने जाते हैं, जो प्रेमचंद के बाद इन लोगों ने कहानियां लिखी। जैसे कुछ कहानियों का नाम बताता हूं, मक्खी या मकड़ी, आदमी का बच्चा, चित्र का शीर्षक, गवाही, प्रतिष्ठा, पर्दा, इस प्रकार की कहानियां लिखी गई। जैसे इलाचंद ने डायरी के नीरस पृष्ठ, आहुति, खंडर की आत्माएं, इस प्रकार की कहानियां लिखी। और जैसे अगर मैं यशपाल शर्मा वर्मा की बात करूं, जैसे अगर प्रेमचंद के बाद कैसी कहानियां लिखी गई, शरणार्थी, अमर बल्लेरी, विपदा गाथा, चिड़ियाघर, पहाड़ी जीवन, इस प्रकार से कह सकते भाई प्रेमचंद जब नहीं रहे उसके बाद इस प्रकार से कहानियां भारत में लिखी गई। कुछ कहानियां हैं, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट कहानियां, और इससे चैप्टर में क्वेश्चन यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 13 यानी चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा, हिंदी कहानी का विकास, जिसमें हम लोग बात करें भाई मेरे सबसे पहले नई कहानी क्या है। देखो नई कहानी का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि आजादी के बाद जो कहानियां लिखी गई हैं उन्हें हम नई कहानी बोलते हैं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और भारत विभाजन के बाद और भारत स्वतंत्रता के बाद जो कहानियां लिखी गई हैं या जो कहानियां लिखी जा रही थी उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, नई कहानी बोलते हैं। नई कहानी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, जो नए नए विकास हो रहे हैं, उन विकास और परिवर्तनों की कहानी को नई कहानी कहा जाता है। जैसे नई कहानी जो है यथार्थवादी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, टूटते संबंधों की कहानी है, शहरी जीवन की कहानी है, भावुकता की कहानी है। नई कहानी लिखने वाले कौन लोग हैं, जैसे राकेश मोहन ने आधे अधूरे कहानी लिखी, सुनहरे कांटों वाली कहानी लिखी, और कमलेश्वर ने राजा की कहानी लिखी, राजेंद्र यादव जो हैं इन्होंने आरा आकाश की कहानी लिखी, नरेंद्र कोहली ने अंधेरे बंद कमरे की कहानी लिखी। तो भाई मेरे नई कहानी कह सकते हो कि आजादी के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो कहानियों का दौर शुरू हुआ या जो कहानियां लिखी जा रही थी उसे हम क्या कहते हैं, नई कहानी कहते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में नई कहानी पूछा जा सकता है। ठीक है, और नई कहानी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आजादी जब मिली तो आजादी के बाद जो कहानियां लिखी जा रही हैं उसे हम नई कहानी कह रहे हैं। यानी आजादी के बाद जो नई उमंग है, जो नया उत्साह है और जो नए भारत का निर्माण है उसको लेकर के कहानियां जो हो नई कहानी है। अगला मैं अगर जैसे आपको जिक्र करूं तो क्या भाई मेरे सठोत्री कहानी क्या है, तो कह सकते हैं सठोत्री कहानी जो है 1960 के बाद जो कहानियां लिखी गई हैं उनको सठोत्री कहानी कहते हैं। यानी नई कहानी से आगे बढ़कर के जो कहानियां हैं, जैसे जिसमें मध्यम वर्गीय जीवन के बारे में, राजनीतिक चेतना के बारे में, आर्थिक और जो गरीब समाज है उसको लेकर के जो कहानियां वो सठोत्री कहानी है। सठोत्री कहानी कैसी है, जिसमें पूंजीवाद को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के, आपातकाल को लेकर के, दलितों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के जो नया दृष्टिकोण है, इस प्रकार की कहानी सठोत्री कहानी है। सठोत्री कहानी सामाजिक संघर्षों को लेकर के,
वर्ग भेद को लेकर के, राजनीतिक शोषण को लेकर के जो कहानियां लिखी गई उनको सठोत्री कहानी कहते हैं। ठीक है, सठोत्री कहानी कह सकते हैं कि जैसे हमारे समाज में जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, जो शोषण है, जो हिंसा है, इस प्रकार की जो कहानियां लिखी गई सठोत्री कहानी है। सठोत्री कहानी दलित वर्ग की कहानी, आदिवासी की कहानी, महिला की कहानी, मजदूर की कहानी, किसान की कहानी, निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की कहानी, ठीक है, जैसे बोलचाल की भाषा का सठोत्री कहानी में बहुत ज्यादा सठोत्री यानी जिस सामाजिक समस्याओं के जो संघर्ष है उसको लेकर के जो कहानियां जिसमें हट है उसको हम लोग सठोत्री कहानी बोलते हैं। यानी जब कह सकते कि जैसे शोषण, बेरोजगारी, अब राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर के भारत में जब इमरजेंसी लगी, आपातकाल, इस प्रकार की जो कहानियां हैं हमको क्या बोलते हैं भाई मेरे, सठोत्री कहानी कहा जाता है। अगला भाई मेरे समकालीन कहानी। समकालीन कहानी का मतलब होता है कि आज के समय में 2025-26 में या 21वीं शताब्दी में जो कहानियां लिखी जा रही हैं उनको हम समकालीन कहानी कहते हैं। आज जैसे बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर के आज जो समाज की सच्चाई है, आज जो कहानियां लिखी जाती है उसको समकालीन कहानी कहते हैं। दलित संदर्भ की कहानी यानी जब कहानियों में दलितों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, जातिवाद को लेकर के जब कहानियों को लिखा गया उसे कहते हैं भैया दलित संदर्भ की कहानी, यानी जब कहानियों में दलितों की बात की गई है। अगला कहानी में स्त्री स्वर, यानी जब कहानियों में स्त्रियों को आधार बना करके या जब किसी कहानी की नायिका स्त्री है, कोई महिला है, उसको आधार बना करके जब कहानी लिखी जाती है तो उसी को कहा जाता भैया हिंदी कहानी में स्त्री स्वर। यानी महिलाओं के आधार पर जो कहानियां लिखी गई या जिन कहानियों की नायिका महिलाएं हैं या महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की महिलाओं में शिक्षा की समस्या है, महिलाओं के साथ शोषण होता है, दमन होता है, तो महिलाओं के विषयों पर जो कहानी लिखी गई है उनको कहा जाता है स्त्री स्वर की कहानियां, उसी के कैटेगरी में आती हैं। तो इससे भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में भाई मेरे देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा, हिंदी उपन्यास का विकास, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद युग में उपन्यास और प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं। तो हिंदी उपन्यास में अगर पूछेगा तो आपको भाई मेरे प्रेमचंद के उपन्यासों के बारे में बताना पड़ेगा। तो किस प्रकार से उपन्यास कह सकते हैं कि प्रेमचंद के युग में लिखे जा रहे थे और किस प्रकार के उपन्यास प्रेमचंद लिखे। तो अगर मैं बात करूं तो जो मुंशी प्रेमचंद हैं ये 1880 से लेकर के 1936 तक इनका समय माना जाता है। ठीक है, और हिंदी में सबसे बड़े उपन्यासकारों में प्रेमचंद का नाम आता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपन्यासकार है भाई प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेमचंद को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, उपन्यास सम्राट। सम्राट यानी राजा, यानी कह सकते उपन्यास लेखन का राजा है भाई प्रेमचंद है। उन्होंने कह सकते प्रेमचंद पहले उर्दू में उपन्यास लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में ग्रामीण जीवन के बारे में, शोषण के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में और सामाजिक समस्याओं के बारे में इन्होंने ज्यादातर उपन्यास लिखे हैं। अगर मैं प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करूं तो प्रेमचंद का एक उपन्यास है भाई मेरे सेवा सदन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है, सेवा सदन, जिसमें प्रेमचंद ने वैश्यावृत्ति को लेकर के और महिलाओं की समस्या को लेकर के और जो सामाजिक पाखंड है उसको लेकर के, खास तौर से सेवा सदन जो है वैश्यावृत्ति को लेकर के लिखा गया एक उपन्यास है। सेवा सदन जो है प्रेमचंद का जो उपन्यास है 1918 में आया है। प्रेमचंद का एक उपन्यास और जिसका नाम है प्रेमाश्रम। क्या है, प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास का नाम क्या भाई मेरे, प्रेमाश्रम, जो 1922 में लिखा गया। कब, 1922 में लिखा गया, जिसमें किसान और जमींदार, किसानों और जमींदारों के संघर्ष को लेकर के लिखा गया उपन्यास प्रेमाश्रम है। प्रेमचंद का एक उपन्यास है जिसका नाम है भाई मेरे निर्मला उपन्यास। निर्मला जो उपन्यास है महिलाओं की समस्या को लेकर के लिखा गया जो उपन्यास है 1927 में प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, जिसमें दहेज प्रथा को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, दहेज प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शोषण और महिलाओं की समस्या निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद जी ने लिखा। प्रेमचंद का एक उपन्यास है कर्म भूमि। क्या नाम है उपन्यास का नाम भाई, कर्म भूमि। ये भी प्रेमचंद का एक बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है,
जो 1932 में आया था। कब? 1932 में। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में स्वतंत्रता आंदोलन, किसानों की दुर्दशा, मजदूरों को लेकर के लिखा है। प्रेमचंद का एक बड़ा फेमस उपन्यास है भैया गबन उपन्यास। क्या नाम है उपन्यास का? गबन। गबन जो है 1924 में आया था, जिसमें उन्होंने जो नेत्रहीन लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं जाता, उनके संघर्ष को लेकर के और भारत में उद्योग धंधों को लेकर के उपन्यास लिखा है। प्रेमचंद का एक उपन्यास है जो सबसे ज्यादा फेमस है, गोदान। प्रेमचंद का जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान, जो 1936 में आया है। और यह कह सकते हो कि किसानों की दुर्दशा, इसमें होरी नाम का एक कैरेक्टर है और उसके जरिए किसानों की समस्याओं को और समाज में सामाजिक शोषण को लेकर के और सामाजिक यथार्थ को लेकर के, दहेज प्रथा को लेकर के, और समाज में किस प्रकार से ऊंच नीच का भेदभाव है और गरीबों जो किसान है उसकी कैसी समस्या है, ये कह सकते गोदान उपन्यास में लिखा गया। तो भाई मेरे प्रेमचंद के कुछ उपन्यास हैं, और प्रेमचंद अपने उपन्यासों में अगर आप देखेंगे ज्यादातर महिलाओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, जो सामाजिक यथार्थ है, ज्यादातर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में दहेज प्रथा, स्त्री शोषण, जमींदारों को लेकर के, किसानों को लेकर के, संघर्ष को लेकर के, वैश्यावृत्ति को लेकर के, महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, समाज में जो कुरीतियां हैं, इस प्रकार के उपन्यास ज्यादातर भाई मेरे प्रेमचंद ने लिखे हैं। अगर मैं प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद पूछेगा तो आपको यही बताना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 16 क्या रहेगा? हिंदी नाटक का विकास। जैसे भारतेंदु युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक और प्रेमचंद और प्रसाद के कौन कौन से नाटक हैं। देखो भाई भारत में नाटक लिखने की परंपरा बहुत रही। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे भारत में जो नाटक है ना, कविताओं और काव्य के रूप में नाटक हैं। और आप लोगों ने हिंदी नाटक खूब सुना भी होगा, जैसे रेडियो पर नाटक आता है और गली मोहल्ले जो चौराहे तो यहाँ पर भाई मेरे नुक्कड़ नाटक भी खूब होता, आप सबने देखा भी होगा ना। तो जैसे अगर मैं भारतेंदु की बात करूं तो भाई मेरे भारतेंदु ने ही सबसे पहले नाटक लिखने का काम शुरू किया। पहले जो नाटक लिखा जाता था ना, पहले भाई मेरे संस्कृत में नाटक लिखा जाता था, बंगाली में नाटक लिखा जाता था, मराठी में और अंग्रेजी में नाटक होता था। और बाद में भारतेंदु ने खड़ी बोली हिंदी में नाटक लिखने का काम शुरू किया। यानी भारतेंदु पहला आदमी था जिसने भाई मेरे हिंदी में नाटक लिखा। जैसे भारतेंदु ने कुछ नाटक लिखे, जैसे चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, सती प्रताप, अंधेर नगरी जैसे नाटक भारतेंदु ने लिखे। और नाटककारों में इनका एक बड़ा नाम है, जैसे मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, ये ऐसे बंगाली नाटक थे जिनका बाद में हिंदी में लिखा गया। तो भारतेंदु ही है जो सबसे पहले नाटक लिखता था। और भारतेंदु ने नाटकों ने सामाजिक समस्याओं को लेकर के और राष्ट्रीय चेतना को लेकर के भारतेंदु ने भाई मेरे नाटक लिखा। क्योंकि भारतेंदु ने नाटक समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, समाज में जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन सामाजिक समस्याओं को लेकर के भारतेंदु ने भाई मेरे नाटक लिखे। जैसे अगर बात करूं तो पंडित बद्री नारायण प्रेमाघन, शीतला प्रसाद त्रिपाठी, बालकृष्ण भट्ट, इन लोगों ने भी इस समय नाटक लिखे भारतेंदु के समय। तो भारतेंदु ने कह सकते जो नाटक लिखे उसमें सामाजिक समस्याओं को लेकर के, राजनीतिक समस्याओं को लेकर के, आर्थिक और सामाजिक समस्या, सती प्रथा, बलि प्रथा, छुआछूत, झाड़ फूक, टोना टोटका, इस प्रकार के नाटक भारतेंदु युग में ज्यादातर लिखे गए। अगला भाई मेरे द्विवेदी युग में नाटक कैसे लिखे गए। अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं तो भारतेंदु के जैसे द्विवेदी युग में भी नाटक लिखने की शुरुआत हुई। द्विवेदी युग में ज्यादातर नाटक हिंदी में ही लिखे गए। जैसे अगर मैं द्विवेदी युग की बात करूं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सज्जन नाटक लिखा, कल्याणी नाटक लिखा, प्राश्चित नाटक लिखा गया। और द्विवेदी युग के जो नाटक है वो राष्ट्रीय चेतना को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के और समाज सुधार को लेकर के ज्यादातर नाटक लिखे गए। जैसे बनवारी लाल नाटक, कृष्ण राय सहाय ने रामलीला नाटक लिखा, उर्वशी नाटक, करुणालय, राजश्री, इस प्रकार के सेनापति उदल जो नाटक लिखा गया, भारत दुर्दशा या भारत भारती, विधवा विवाह,
ये नाटक कब लिखे गए, ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में महत्वपूर्ण, यानी द्विवेदी युग में जो नाटक लिखे जा रहे हैं उन नाटकों में अगर आप देखोगे तो देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, सामाजिक शोषण को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की दुर्दशा को लेकर के, इस प्रकार के नाटक कह सकते हैं कि इस समय में लिखे जा रहे हैं। अगर मैं द्विवेदी युग के नाटकों की बात करूं, द्विवेदी युग में जैसे अगर आप देखोगे सैयद मेहंदी हसन ने, नारायण प्रसाद बेताल ने, इन लोगों ने कह सकते हैं नाटक लिखा। जैसे अगर आप देखेंगे तो भाई मेरे द्विवेदी युग में अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाली नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। बहुत सारे नाटक तो लिखे जाते थे और कई सारे नाटकों का ये लोग अनुवाद भी करते थे, यानी ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं नाटकों का खूब रहा। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद ने भाई मेरे खूब सारे नाटक लिखे हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो उन्होंने ज्यादातर इतिहास को आधार बना करके नाटक लिखा। कुछ ऐसे नाटककार होते थे जो इतिहास की कहानियां होती थी, जो इतिहास में कैरेक्टर होते थे, उन कैरेक्टरों को आधार पर खूब नाटक लिखे। जैसे जयशंकर प्रसाद तो इतिहास पर नाटक लिखे हैं। जैसे अजात शत्रु नाटक है, जन्मेजय नाटक है, कामना नाटक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक ऐसे हैं, ये तो भाई सारे ऐतिहासिक नाटक हैं जो इतिहास के कैरेक्टर हैं, जो इतिहास में लोग हुए हैं। इतिहास हिस्टोरिकल नाटक है। ऐतिहासिक नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जो हैं ये ज्यादा, जैसे चंद्रगुप्त को लेकर के, स्कंदगुप्त को लेकर के, ध्रुव स्वामिनी को लेकर के, अजात शत्रु को लेकर के, इस प्रकार के जो नाटक हैं खास तौर से। और भारत कह सकते जैसे मैंने आपको बताया जयशंकर प्रसाद जो हैं ये देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, अंग्रेजों के शोषण को लेकर के, नारी भावनाओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के इन लोगों ने क्या किए हैं, ज्यादातर नाटकों का लेखन किया। यानी ज्यादातर नाटक जो हैं सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक कुरीतियों पर, समाज में जो राजनीति और अंग्रेजों का जो शोषण दमन है उस शोषण दमन को लेकर के इस समय नाटक जो हैं ज्यादातर लिखे जा रहे हैं। तो भाई हिंदी नाटक जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 यानी इकाई नंबर 6 रहेगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसमें हम लोग खास तौर से देखेंगे कृष्ण भक्ति की भाई क्या क्या विशेषताएं हैं। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कृष्ण भक्ति से रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आने के चांसेस खूब सारे होते हैं। भाई कृष्ण की भक्ति कौन करता था? अगर आप लोग कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो मीराबाई हैं, सूरदास हैं, रस खान हैं, ये सभी लोग किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की भक्ति करते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस कृष्ण भक्ति को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कृष्ण भक्ति काव्य। काव्य का मतलब है भाई जिन संतों ने कृष्ण की भक्ति की और उन्होंने जो कविताएं लिखी, जो दोहे लिखे, जो छंद लिखे, उन्हें हम लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति काव्य। और भक्ति आंदोलन की हम लोग बात करें, देखो भक्ति आंदोलन के दौरान कृष्ण भक्ति काव्य का विकास अचानक नहीं हुआ। हिंदी साहित्य में अगर हम लोग बात करेंगे तो भक्ति आंदोलन से पूर्व कृष्ण भक्ति का विकास चला आ रहा है। प्रमुख बात यह कि भारतीय संस्कृति साहित्य में कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यंत विलक्षणीय है। यानी कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में जो भगवान कृष्ण का जो कैरेक्टर है या जो व्यक्तित्व है वो भाई बहुत ही उत्तम माना गया है। कृष्ण कह सकते हो कि अंग रसिक और प्राचीनतम लेख ऋग्वेद में पाया गया, किंतु कृष्ण यहाँ एक ऋषि के रूप में है। ऋग्वेद में कृष्ण सुर का उल्लेख है जिसमें इंद्र ने पराजित किया था। यानी कह सकते हैं जो कृष्ण है, कृष्ण का उल्लेख हमारे वेदों में भी आता है। कहने का मतलब ये है यानी जो कृष्ण है वह वेदों में भी हैं। यानी वहां पर जो कृष्ण है क्या है, वो एक ऋषि के रूप में है। यानी कह सकते भाई वो एक ऋषि या मुनि के रूप में हम वहां पर कृष्ण के व्यक्तित्व को देखते हैं। और भाई कह सकते कि यानी राजनीतिक जो कृष्ण हैं या जो श्रीमद् भगवत गीता के जो कृष्ण हैं वो प्रेम के कृष्ण हैं, ठीक है, जिनका कोई समानता नहीं देखने को मिलती है। यानी कह सकते कि कृष्ण का जो गुणगान है और कृष्ण के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो या हमारे वेदों में भी, पुराणों में भी, और कह सकते कि जो महाभारत है और जो श्रीमद् भागवत गीता है, इन सभी जगह पर कृष्ण का उल्लेख हम लोगों को देखने को
मिलता है। और देखो भाई, कृष्ण भक्ति काव्य धारा का मतलब होता है कि जिन संतों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान माना या परम ब्रह्म माना और उनको लेकर के उन्होंने उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की या उनके बारे में छंद लिखे, दोहे लिखे, उसी को हम बोलते भाई कृष्ण भक्ति काव्य धारा। जैसे मीराबाई हैं, मीराबाई किसकी भक्ति करती हैं भाई? कृष्ण की भक्ति करते हैं। सूरदास किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की भक्ति करते हैं। रसखान भी किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की भक्ति करते हैं। यानी कह सकते हैं गीता में कृष्ण को क्या बताया गया है? योगी धर्मात्मा के रूप में बताया गया है। और अगर आप देखेंगे तो कृष्ण को श्रीमत भागवत गीता में अगर आप देखेंगे तो ललित मधुर गोपाल के रूप में कृष्ण का वर्णन किया गया है। राजनीतिक के रूप में भी अगर आप देखेंगे तो कृष्ण का वर्णन हमें महाभारत और पुराणों में देखने को मिलता है। तो कृष्ण जो है महाभारत में भी आपको दिखेंगे, गोपियों के साथ रास रचाते हुए भी दिखेंगे। ठीक है, यानी कृष्ण का जो रूप है वह हमें कई प्रकार से देखने को मिलता है। कृष्ण के इन रूपों को देखने पर ज्ञात होता है कि वह वासुदेव कृष्ण के रूप में लोकप्रिय हुए हैं। यानी कृष्ण को क्या कहा जाता है भैया? वासुदेव कृष्ण। ठीक है, धीरे धीरे ललित मधुर गोपाल कृष्ण की कथाएं जुड़ती हैं। कालांतर में उन्हें भारतीय धर्म, संस्कृति और कला में व्यापक छाप छोड़ी है। यानी कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में कृष्ण की जो चमक है या कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वह हमें हर जगह पर दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो विद्यापति हैं। सबसे पहले अगर भाई किसी ने कृष्ण की बात की है तो जयदेव या विद्यापति थे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। क्या कह सकते? कृष्ण की भक्ति सबसे पहले किसने की थी? जयदेव ने। ठीक है जी। और दूसरे कौन है? विद्यापति। ठीक है, कवि हुए हैं। विद्यापति की कविताओं में मधुर भाव और श्रृंगार है। वास्तविकता यह है कि कवि ने अपने आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए राधा कृष्ण के प्रेम के काव्य को विषय बनाया है। यानी विद्यापति एक पहले कवि थे जिन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम को लिखने का काम किया। यानी कृष्ण भक्ति में वो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में इसका वर्णन करते हैं। विद्यापति के श्रृंगार के कवि हैं। सीधे सीधे कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। हालांकि यह ठीक है कि चैतन्य महाप्रभु ने भी विद्यापति के गीतों को आगे बढ़ाने में, यानी दो कवि खास तौर से विद्यापति और चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कह सकते कि सबसे पहले कृष्ण भक्ति में कविताओं को लिखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भैया विद्यापति को जाता है जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की, और दूसरे जिन्होंने की वो क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने की। ठीक है, कृष्ण का भक्ति काव्य को हम भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में भी जोड़ सकते हैं। यानी कह सकते कि कृष्ण भक्ति की जो शुरुआत है और कृष्ण भक्ति में एक जो उछाल हमें देखने को मिलता है वह भक्ति आंदोलन जो है या जो भक्ति आंदोलन चलता है उसमें हमें कह सकते कृष्ण भक्ति काव्य धारा दिखाई देती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। ठीक है, सभी संप्रदाय जो रहे, चाहे वल्लभा संप्रदाय रहा हो या माधवा संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय है, निम्बकाचार संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, यानी समस्त संप्रदाय में अगर आप देखेंगे कृष्ण भक्ति के बारे में बात की गई। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण भक्ति परंपरा को किसने बढ़ाया है? भैया कृष्ण भक्ति किसने की? सबसे पहले की है विद्यापति ने। भाई कृष्ण भक्ति की लोक परंपरा को 14वीं 15वीं शताब्दी में विद्यापति ने राधा कृष्ण के संबंधों पर उन्होंने ढाला। हिंदी में कृष्ण की कविताओं को या कृष्ण काव्य को गीति काव्य में लिखने वाले प्रथम कवि विद्यापति हैं, जिन्होंने कृष्ण और राधा के मधुर संबंधों को इन्होंने लोक परंपरा में लिखने का काम किया। यानी कृष्ण भक्ति की शुरुआत किसने की है? सबसे पहले विद्यापति ने करी है। यानी कृष्ण भक्ति की शुरुआत किसने करी? विद्यापति के बाद कृष्ण भक्ति किसने लिखी है भाई? सूरदास ने। ठीक है, देखो सूरदास कौन है? विद्यापति के बाद हिंदी में कृष्ण काव्य यानी कृष्ण के बारे में लिखने वाले सबसे बड़े कवि सूरदास हैं। सूरदास की प्रतिभा का विकास पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य से हुआ है। सूर ने गोपाल कृष्ण के गोकुल, वृंदावन और मथुरा से संबंधित नामक एक ग्रंथ लिखा। यानी भाई जो सूरदास है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो गोकुल में रहते थे,
जो वृंदावन में रहते थे और जो मथुरा में उन्होंने अपना जीवन जिया है, उस पर उन्होंने किताब लिखी है सूरदास ने, जिसका नाम है सूरसागर। कथा की सामान्य रूपरेखा श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है, किंतु प्रसंगों और विवरणों से उन्होंने अपनी प्रतिभा की मौलिकता का प्रदान करते हैं। भक्ति भावना के माध्यम से इसे संगठित किया गया। सूरसागर जो है भक्ति सागर बन गया, यानी कृष्ण की भक्ति का सबसे जीता यानी कृष्ण की भक्ति के बारे में किसने लिखा है भाई? यानी सूरदास ने लिखा है। और सूरदास ने एक किताब लिख रखी है जिस बुक का नाम क्या है? सूरसागर है। और सूरसागर कह सकते हैं जिसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित छंदों को और गीतों को और चीजों को इसमें लिखा गया। सूरदास के बाद अगर कृष्ण भक्ति की बात करेंगे तो कुंभन दास ने की है। कुंभन दास ब्रज में गोवर्धन पर्वत से दूर एक गांव में रहते थे। वो शादीशुदा थे, यानी गृहस्थ जीवन जिया उन्होंने, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। कौन? कुंभन दास। ठीक है। एक कीर्तन गायन में बड़े प्रसिद्ध थे, यानी कीर्तन गाते थे। किदवंतियों है कि कुंभन दास एक बार अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए। वहां पर बादशाह के आग्रह पर उन्होंने कृष्ण के पदों को सुना था। किसने? कुंभन दास ने। ठीक है। कुंभन दास की स्वतंत्र रचनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु कुंभन दास को भी कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति के रूप में इनको जाना जाता। अगला है भाई परमानंद दास। कौन है? अष्टछाप के प्रमुख कवि परमानंद का जन्म कन्नौज के एक ब्राह्मण निर्धर परिवार में, यानी गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और कृष्ण के बाल गीतों को गाया है इन्होंने। इनकी रचनाएं परमानंद सागर के नाम से संकलित है। और इन्होंने कृष्ण का जो बाल रूप है भाई, जब कृष्ण छोटे थे और उस छोटे रूप के बारे में जो वर्णन है उसका मार्मिक चित्रण कह सकते हैं इन्होंने किया है। अगला कृष्णदास है। एक कृष्णदास अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दलित समुदाय से थे और गुजरात के राजनगर राज्य में जन्मे। और कह सकते हैं इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इन्होंने गुजराती भाषा और तथा ब्रज भाषा में लिखा है। नंददास हैं। इन्होंने भी कह सकते हैं भाई कृष्ण भक्ति के बारे में इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने भ्रमर गीत, रस मंजरी, रूप मंजरी, इस प्रकार से इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। उसके बाद है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म भरतपुर राज्य में एक गांव में हुआ है। वह गृहस्थ थे, यानी साधुशुदा थे, यानी इन्होंने संन्यास लेकर के ब्रज मंडल आ गए और यहाँ आकर के वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। और गोस्वामी विठल दास से पुष्टि और दीक्षा लेकर के कृष्ण के काव्य को इन्होंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद कई सारे लोग हैं, जिसमें रसखान का एक बहुत बड़ा नाम है। कृष्ण भक्ति में रसखान का भी बहुत बड़ा नाम। देखो, रसखान के जन्म, दीक्षा, निर्धन आदि के प्रमाणिक साक्ष्य सबूत नहीं है, किंतु रसखान जो है प्रेम वाटिका के आधार पर कहा जाता है कि ये हिमायू के समय मौजूद थे, यानी हिमायू का जब शासन काल था उस समय के माने जाते हैं। कौन? रसखान। ठीक है। रसखान जो है यह भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। और कृष्ण भक्ति को लेकर के काव्य लिखने का श्रेय किसको जाता है? रसखान को भी जाता भाई। यानी रसखान ने भी कह सकते हैं कृष्ण भक्ति काव्य को लिखने में इनका भी एक बहुत बड़ा नाम आता है, रसखान का। अगला अब हम लोग बात करेंगे 6.5 में। देखिएगा कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है। तो भाई कृष्ण भक्ति काव्य अब हम लोग देखेंगे। देखो, ईसा की 11वीं सदी में बौद्ध धर्म के प्रभाव घटने के बाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद और मायावाद का धार्मिक क्षेत्र बढ़ने लगा। शंकराचार्य के प्रभाव से भक्ति आंदोलन को धक्का लगा, किंतु इसी समय भक्ति आंदोलन में दो धाराएं रहीं। एक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, वेद, गीता, भगवत गीता और भागवत। ये 4 सूत्र भक्ति आंदोलन के मूल आधार हैं। यानी जो पूरा भक्ति आंदोलन है उसमें भैया 4 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ग्रंथ हैं? वेद, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता और भागवत। ये क्या है? भक्ति आंदोलन के मूल ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे नारद भक्ति सूत्र, सांडल भक्ति सूत्र, यह भी कह सकते कि ये क्या है? ये भी भक्ति आंदोलन के रूप में इनकी प्रमुख किताबें हैं। देखो भाई, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति की बात करें तो कृष्ण भक्ति में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म के सगुण रूप में कृष्ण की पूजा की गई है। यानी जिन संतों ने भगवान कृष्ण को ही परम ब्रह्म मान लिया, या कह सकते परमात्मा मान लिया, जिन संतों ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म मान लिया,
परमात्मा मान लिया, ठीक है, या जो कृष्ण को यानी ब्रह्म का अवतार मानते हैं, उन संतों ने भैया कृष्ण की पूजा की और कृष्ण के बारे में जो लिखे हैं। दूसरा, जगत और जीव सत्यता स्थापित करते हुए मायावाद का तो खंडन ही किया, ब्रह्म के अवतारवाद को स्थापित करते हुए यानी कृष्ण की महिमा का गुणगान खूब किया गया है, ठीक है। और वैष्णव धर्म में अगर आप देखेंगे जाति और कुल के भेदभाव की मान्यता नहीं है, और भाई जो संत कृष्ण की भक्ति करते हो वो जातिवाद, भेदभाव, इन चीजों को भी क्या है वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो कृष्ण भक्ति को आप लोग कह सकते हैं, कृष्ण भक्ति में जैसे सूरदास हैं, मीराबाई हैं, रसखान हैं, भाई इन सभी ने कृष्ण की भक्ति की और एक कृष्ण को क्या मानते थे, परम ब्रह्म मानते थे। वो कृष्ण की उन्होंने कह सकते भाई कृष्ण की जो बाल लीला है, भाई जब कृष्ण छोटे थे, बाल रूप में थे, उसका उन्होंने गुणगान किया है, ठीक है। या कह सकते कि जब वो या गोपियों के साथ जब रास रचाते थे, या जब गाय वाय चराने जाते थे, उन छंदों को या इन गीतों को भी इन लोगों ने लिखा है। तो कह सकते हैं हर रूप का वर्णन कृष्ण के किया है। देखो कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य विषय लीला बिहारी कृष्ण का, यानी कृष्ण की लीलाओं का गायन किया गया। जैसे उनकी बाल लीला है, बचपन में जो थे, फिर उसकी रास लीला है, गोपियों के साथ जो रास रचाते थे। कोई कवि जो है वो राधा कृष्ण के प्रेम को लिखता है। तो कृष्ण के लीलाओं का जो गायन किया गया है वही कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। भाई जो भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं दिखाते थे या जो लीलाएं करते थे, उन्हीं का जो गुणगान किया गया है। जैसे कृष्ण जो हैं वह राधा कृष्ण के प्रेम का गुणगान किया गया है। जब वो रास लीला करते थे मथुरा के बाद, यानी जब कृष्ण मथुरा चले गए थे और गोपियां जब कृष्ण के विरह में व्याकुल थी, तो उन छंदों को भी लिखा गया है। भाई कृष्ण से गोपियां प्रेम करती थी, या कह सकते उनको उन्होंने अपना पति तक मान लिया था, कह सकते इस प्रकार से ना, तो उनकी विरह में भी रहती हैं। तो इन समस्त जो पदों को लिखा गया है वही कह सकते क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, ठीक है। कृष्ण के समस्त रूपों को जब गाया गया ना, जैसे बचपन के रूप हैं, भाई बचपन में देखो कृष्ण के कौन कौन से रूप को इन लोगों ने गाया। पहला बाल लीला। बाल लीला समझते हो कि भाई भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, छोटी उम्र में थे, तो किस प्रकार से लीलाएं करते थे उसका गायन किया। फिर उन्होंने उनकी रास लीला का, रास गोपियों के साथ जब रास रचाते थे। तीसरा उनकी मान लीला है, ठीक है। विरह गीत है, यानी जब कृष्ण मथुरा छोड़ करके चले जाते हैं और एक प्रकार से कह सकते हो कि नंद जो रहते थे वृंदावन छोड़ करके जब चले जाते हैं, तो गोपियां जब उनके विरह में, उनके प्रेम में पड़ी रहती हैं, तो उसका विरह गीत भी गाया गया है। तो इस अलग अलग जो छंद, जो सारी चीजें गाई गई हैं, वही क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास, रसखान, मीराबाई, इन सभी ने जो कुछ लिखा है वही क्या है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आता है, ठीक है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, भाई आता ही आता है, ठीक है। और पिछली बार भी अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो उसमें कृष्ण भक्ति को लेकर के इन लोगों ने पूछा था, तो हो सकता है इस बार भी आपको पेपर में कृष्ण भक्ति देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो भक्ति आंदोलन में एक है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, मैंने आपको बताया था ना। और अब हम लोग सगुण भक्ति पढ़ रहे हैं। सगुण भक्ति में ही राम भक्ति और कृष्ण भक्ति होती है। कृष्ण भक्ति तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोग राम भक्ति करेंगे। राम भक्ति में कौन है, तुलसीदास हैं ये सब, और रामानंद हैं जो राम की भक्ति करते रहे। भाई एक तरफ कृष्ण की भक्ति करने वाले लोग हैं और एक तरफ राम की भक्ति करने वाले लोग हैं। तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर हम राम भक्ति को करते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7वां रहेगा राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति काव्य धारा में पढ़ने जा रहे हैं राम भक्ति, ठीक है भाई। यानी जिन संतों ने राम की भक्ति की है या राम को परम ब्रह्म माना है, ठीक है, उसी को हम राम भक्ति कहते हैं। और राम भक्ति में दो लोगों के नाम सबसे बड़े हैं। पहला है तुलसीदास, क्या है, पहला है तुलसीदास और दूसरा है रामानंद, ठीक है। यही दो ऐसे संत हैं। भाई तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिखा है, ये आप सबको पता ही होगा। ये दो ही बड़े नाम इसमें खास तौर से आते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे तो
राम भक्ति में अगर पूछेगा ना, जैसे सगुण राम भक्ति धारा में राम को लोक नायक कहा गया है, ठीक है, या सगुण राम भक्ति में राम की भक्ति कैसे की गई है, या उसका भाव सौंदर्य या अभिव्यंजना शिल्प, ठीक है, लोक नायक के रूप में राम को बताया गया, यानी भगवान राम जो हैं वह लोक नायक हैं, या उनका कैरेक्टर जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है, ठीक है। इन सब चीजों को बात करेंगे, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे लोक नायक राम की बात करते हैं या राम की भक्ति निरूपण की बात करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन आपका रहेगा 7.3 क्या है, सगुण राम भक्ति में राम का लोक नायक रूप बताए। देखो इसका मतलब, देखो राम भक्ति काव्य परंपरा में राम को दो रूपों से बताया गया है, एक तो लोक रंजक रूप में राम की बात की, दूसरा लोक रक्षक के रूप में। राम की रसिक धारा की अगर हम लोग बात करें तो इनको लोक रंजक के रूप में मान करके उनका श्रृंगार का अंकलन किया गया है। तुलसीदास के काव्य में अगर हम लोग बात करें तो राम को लोक रक्षक के रूप में बताया गया है, किंतु उसके लोक रंजक व्यक्तित्व को उद्घाटित करके मर्यादा श्रृंगार चेतना के रूप में बताया गया। भाई तुलसीदास राम को क्या बताते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं, ठीक है, यानी वो मर्यादा उनकी क्या है, बहुत उत्तम है। दूसरा, तुलसीदास कहते हैं कि राम जो है, राम में शील है, भक्ति है और सौंदर्य का गुणगान करते हैं। किसका, राम के शील का मतलब यानी राम बहुत ज्यादा दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, ठीक है, और शक्ति की और राम के सौंदर्य का गुणगान किया है। वह सामाजिक और मर्यादा के प्रबल पक्षधर हैं, यानी राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भाई प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी प्राण चला जाएगा लेकिन वो जो बात कहेंगे वो रहेगी, यही कहा गया ना आपने। तो यानी तुलसीदास राम को क्या कहते हैं, राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा के प्रबल पक्षधर हैं, ठीक है। लोक धर्म उनके व्यक्तित्व का साकार है, कोई भी ऐसा सामाजिक आदर्श नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व राम ना करते, यानी राम जो एक प्रकार से सामाजिक रूप से अगर आप कह सकते हैं कि समाज का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर भगवान राम जो हैं वो आप लोग कह सकते हो कि किस चीज का, सामाजिक जो आदर्श है, यानी उनके जैसा बेटा नहीं है, उनके जैसा भाई नहीं है, उनके जैसा पुत्र नहीं है इस रूप में, या उनके जैसा पति नहीं है कह सकते हो। तो हर चीज में क्या है, उनका जो प्रतिनिधित्व है हर चीज में है, इसलिए वह सही अर्थों में लोक नायक हैं। क्या है, यानी कह सकते हैं कि जैसे हम हीरो कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे समाज के लिए रियल हीरो के रूप में कह सकते हैं। यानी उसका किसने गुणगान किया है, तुलसीदास ने किया है। यानी तुलसीदास कहते हैं कि राम जो है लोक नायक हैं, यानी कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है, उनका जो व्यक्तित्व है वो सबसे बेहतर है और हम लोगों को उनके व्यक्तित्व का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। राम के जैसे बनने की बात कहती हैं, कहा जाता है। वह केवल लोक नायक नहीं है बल्कि स्वयं ब्रह्म है, यह भी कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि राम तो लोक नायक हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, राम परम ब्रह्म है। शुक्ल जी के शब्दों में लोक में फैली दुखी की छाया को हटाने में ब्रह्म के आनंद अपूर्व मधुरता प्रचंडता में गहरी आर्द्रता के साथ लगी रहती है। यही विरोधाभासी आकर्षण ही राम के युगों युगों के लिए लोक नायक के पद पर प्रतिष्ठा कर देता है। यानी राम को लोक नायक के रूप में तुलसीदास कहते हैं और कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा को मानने वाले हैं और राम का जो व्यक्तित्व है, जो कैरेक्टर है वो सबसे उत्तम है और उच्च कोटि का है। क्या है, राम का जो कैरेक्टर है सबसे उच्च कोटि का है और दूसरा, राम के जैसा भाई कोई नहीं। तुलसीदास का यही कहना था कि राम के जैसा कोई नहीं है, न तो उनके जैसा भाई है, न तो उनके जैसा पुत्र है, न तो उनके जैसा बेटा है, न तो उनके जैसा पति है। यानी हर रूप में राम का जो व्यक्तित्व है वह यानी कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। यानी कह सकते हो कि वो सुपर हीरो के रूप में, यानी समाज में एक रोल मॉडल के रूप में उनका व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास कौन करता है, तुलसीदास कहते हैं, ठीक है। और उनको ब्रह्म के रूप में भी उन्होंने बताया है। ये तो कह रहे हैं कि भाई समाज के लिए सबसे बेहतर हैं और उनके जैसा तो किसी का रूप नहीं है, या कह सकते हैं उनके जैसा किसी का व्यक्तित्व नहीं है, या उनके जैसा किसी का चरित्र नहीं है, ठीक है। चरित्र का भी उन्होंने बखान किया, बखान मतलब किसी का गुणगान करना, बड़ाई करना, ठीक है। तो साथ ही साथ उनको परम ब्रह्म के रूप में कौन कहता है, तुलसीदास कहते हैं, ठीक है। अगला, सगुण भक्ति में राम भक्ति का निरूपण कैसे, देखो
आपने देखा होगा कि किस प्रकार राम काव्य परंपरा में नारी भावना, श्रृंगार और मर्यादावादी दृष्टिकोण है। राम काव्य में भारतीय भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है। इसने भावनात्मक सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। नहीं कह सकते कि भारत में जो भक्ति आंदोलन रहा, इसने भक्ति की धारा को हर एक लोगों तक पहुंचाने का क्या है, काम किया है। भाई भक्ति जो है हर व्यक्ति तक पहुंची है। अरे पहले तो आदमी को भक्ति करनी होती थी तो भाई सिर्फ मंदिर में जाकर के भक्ति की जा सकती थी, लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों ने इस बात को कहा कि आप घर पर रह करके भक्ति कर सकते हैं। अरे भाई जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, और यानी हमारे अंदर भी भगवान है, भगवान तो कण कण में विद्यमान है। इन सारी बातों को किसके, भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा। और कह सकते कि भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति का आसान बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, क्योंकि भाई भक्ति आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि समाज जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और मंदिर में कौन जा सकता है भाई, मंदिर में ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जाति के लोग जा सकते हैं। जो शूद्र जाति के लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, जो ST SC OBC हैं, या कह सकते जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वह तो मंदिर में घुस नहीं सकते थे। तो भाई वो भक्ति कैसे करेगा। तो भक्ति आंदोलन में कह सकते कि भक्ति आंदोलन ने भक्ति की धारा को जन जन तक, यानी हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का क्या काम किया है। भक्ति को ज्ञान और योग मार्ग के श्रेष्ठ साबित किया। यानी भक्ति जो है वो ज्ञान से भी बढ़ करके है। क्या कहा जाए, भक्ति को ज्ञान से बड़ा बताया गया है और योग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति को मर्यादा के रूप में तुलसीदास स्वीकार करते हैं। दास भक्ति का उनका समर्पण है। सेवक भाव बिनु भाव ना तरिये उजार। यानी कह रहे हैं कि भाई जो तुलसीदास कहते हैं कि भाई तुलसीदास कह रहे हैं कि भक्ति तो सबसे बेहतर है, ज्ञान से भी बड़ी भक्ति है। और किससे बड़ी भक्ति है, यानी योग मार्ग से बढ़कर के भक्ति है। और किस भक्ति की बात करते हैं, दास भक्ति की, यानी भगवान, यानी खुद को भगवान का दास बताते हैं। यानी जैसे तुलसीदास यही कह रहे हैं कि भाई जो मैं राम का, मैं एक प्रकार से दास हूं। दास से भक्ति इसको बोलते हैं। ठीक है, देखो कृष्ण भक्ति के कवियों ने दास सखा के रूप में कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना की, परंतु राम की जो भक्ति है वो मर्यादा भक्ति का श्रेष्ठ है। देखो अगर आप देखोगे कृष्ण भक्ति के जो लोग हैं, उन्होंने कृष्ण को क्या कहा, भाई कृष्ण एक प्रकार से वो मेरे सखा हैं या मेरी मित्र के रूप में उनका वर्णन किया। भाई सूरदास की अगर बात करूं, मैं रसखान की बात करूं या मीराबाई की बात करूं, तो इन लोगों ने कहा कि भाई सूरदास तो कहते हैं कि कृष्ण मेरे सखा जैसे हैं, मेरे मित्र जैसे हैं। ठीक है, मीराबाई ने तो भाई कृष्ण को अपना पति ही मान लिया था। लेकिन राम की जो भक्ति की है, खास तौर से तुलसीदास जी ने, वह किस रूप में उनकी भक्ति करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा भक्ति की बात करते हैं। और उनके जैसा कोई नहीं है, यानी राम को ओ लोक नायक के रूप में उन्होंने दिखाया है। ठीक है, यानी यह कहते हैं कि समस्त जो हमारा समाज है, जो भारतीय समाज है, उसको क्या करना चाहिए, राम का अनुसरण करना चाहिए। हमको भी राम के जैसा बनना चाहिए, इस बात को कहते हैं। ठीक है, जैसे सगुण काव्य धारा में भाव सौंदर्य, देखो भाव सौंदर्य की दृष्टि से राम काव्य धारा बहुत ही महत्व असंदिग्ध है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाव, अनुभूतियों और संवेगों को राम भक्ति ने मनोरम और रसानुकूल अभिव्यक्ति प्रदान की है। राम भक्ति की रसिक धारा में कवियों ने कृष्ण भक्ति के साथ साथ श्रृंगार को भी ग्रहण किया है। यही कारण कि भाव क्षेत्र सीमित होते हुए कवियों ने श्रृंगार और रस भक्ति का सुंदर परिपक्व श्रेय दिया है। तुलसीदास का जो सौंदर्य है वो अद्भुत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहार तक है। एक और इनकी व्यक्तिगत साधना का मार्ग है, दूसरा ये राम को पारिवारिक और सामाजिक सौंदर्य दिखाती है। नहीं कहते भाई, अगर आप देखोगे तो तुलसीदास के बारे में यही कहा जा रहा है कि जिन्होंने राम को घर घर तक पहुंचाया और राम की मर्यादा का जो गुणगान किया है, भाई राम मर्यादा पुरुषोत्तम है या लोक नायक हैं या उनके हमें जैसा बनना चाहिए, इस प्रकार की चीजों ने कह सकते हैं कि राम भक्ति को जन जन तक, यानी हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है,
तुलसीदास को जाता है। और उन्होंने जिस प्रकार से राम का गुणगान किया वो अलग अलग भाव से रूप में, जैसे उनका भाव अलग है, राम को यानी खुद को राम का अपना यानी कहते हैं मैं राम का दास हूँ, ठीक है, या राम का जो गुणगान करते हैं या उनको बताते हैं कि भाई राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है, या लोकनायक राम के रूप में उनकी आराधना करते हैं, या कहते हैं राम जैसा तो कोई नहीं है, न उनके जैसा भाई है, न जैसे उनके पिता है, न उनके जैसा पुत्र है, ठीक है, न उनके जैसा पति है, न उनके जैसा बेटा है, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं ना। तो हर एक रूप में क्या है, राम का उन्होंने किया है, गुणगान किया है। और खास तौर से राम भक्ति में दो ही लोग हैं, एक तुलसीदास हैं और दूसरे भैया है रामानंद, और बाकी लोग नहीं है, राम भक्ति में यही लोग आते हैं। और ये जितने भी, और खास तौर से इसमें सबसे बड़ा ग्रंथ जो वो है रामचरितमानस। तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था जी, रामचरितमानस लिखा है, ठीक है। और रामचरितमानस में ही चरित्र यानी कैरेक्टर होता है, यानी राम के चरित्र का जो बखान किया हो तुलसीदास ने किया। और इसीलिए तो उनको लोकनायक के रूप में दिखाते हैं कि भाई वो रोल, जैसे आज हम लोग सुपर हीरो की कहानियां पढ़ते हैं और आप सुपर हीरो पढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि राम जो है वो भारतीय संस्कृति के सुपर हीरो हैं। ये कह सकते हो कि राम के जैसा ही हमको बनना है, या राम के जैसा ही हमको क्या है, बनना चाहिए, उनका ही हमें क्या करना है, अनुसरण करना है, ठीक है। यानी राम यानी हम पूरी भारतीय जो सभ्यता वो राम का अनुसरण करें, उनके जैसा बने। बल्कि कृष्ण भक्ति में ऐसा कोई भाव नहीं है। कृष्ण भक्ति में कह सकते हो कि सौंदर्य का भाव है, प्रेम का भाव है, राधा कृष्ण के प्रेम का खूब गुणगान किया गया है, ठीक है, ये कह सकते हो कृष्ण भक्ति में। लेकिन राम भक्ति जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग एक भक्ति चलती है, जिसमें कह रहे हो कि राम को परम ब्रह्म के रूप में लोग पूजा कर रहे हैं, ठीक है। और राम को करें कि राम लोकनायक हैं, उनके जैसा कोई नहीं है, या उनकी जो पूजा अर्चना में जो भी चीजें वहां पर जो बातें कही जा रही हैं, यही कहा जा रहा है कि उनके जैसा हम लोगों को बनना है। और राम जो है कह सकते हैं भाई स्पेशल हैं, और उनकी जैसी मर्यादा है, उस मर्यादा का हमको भी क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। राम के आदर्शों पर ये भारतीय समाज चले, राम भक्ति का यही मेन भाव है। तुलसीदास का भी भाव यही है, और इस राम काव्य परंपरा का भी भाव है कि पूरा जो भारतीय समाज है वह क्या है कि राम के गुणों का अनुसरण करे। अनुसरण मतलब भैया उसका एक प्रकार से फॉलो करे, यानी हमें क्या करना, राम को फॉलो करना है, यानी उनका ही अनुसरण करना है। इसीलिए तो उनको उन्होंने लोकनायक के रूप में कहा, ठीक है। यानी इस पूरी मानव सभ्यता के वो नायक हैं, हीरो हैं कह सकते हो, ठीक है। तो इस राम भक्ति तो काफी इंपॉर्टेंट है, और राम भक्ति को लेकर के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। इसको करके जरूर जाइएगा, ओके।